बच्चे पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे। जो आज से हम 12th का जो हमारा क्लास है वो स्टार्ट हो गया। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वो आज से हमारे क्लास को देखना, सुनना और साथ में शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब मैं 12th क्लासेज स्टार्ट कर चुका हूँ। तुम्हें मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो मुझे आते हैं और वो तुम्हारे लिए बड़ा ही लाभकारी होगा, तो तुम इस काम को करना। पीछे हमने तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया था, हमें उसकी ज़रूरत है यहाँ पे। मैं ये मान के चलता हूँ कि तुमने 11th में बहुत कुछ पढ़ा है, पर बीच में गैप भी हो जाता है, एग्ज़ाम हो जाते हैं, बच्चे कई कामों में मस्त और व्यस्त हो जाते हैं, फिर वो पुरानी चीज़ें याद करानी पड़ती है। नहीं तो इतना आसान नहीं है उसको याद रखना भी, क्योंकि ये रेगुलर यूज़ की चीज़ें नहीं हैं कि याद रहे। इसीलिए मैंने रेडॉक्स रिएक्शन पहले बताया तुम्हें। आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1, आज के सेशन का नाम होगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हम देखते हैं कि जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जिसकी जानकारी हमें कई बार होती है, कई बार नहीं होती है, और सबको तो नहीं ही होती है। इसीलिए इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ये भूलना, याद करना एक मानवीय क्रिया है। तो हम उसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। जो इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टर्म्स मिलेंगे, उस टर्म्स को हम तुम्हें अभी बताएंगे। पहले तुम उसको नोट कर लो। तो हमने बताया आज के सेशन का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1। अब इसमें हमें नए टर्म्स कौन कौन से मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी नया टर्म नहीं है, ये तुम 10th से पढ़ते आ रहे हो, बल्कि 9th से पढ़ते आ रहे हो। ये कोई नया टर्म नहीं है, लेकिन हम एक बार इसको डिफाइन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा टर्म है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तुम्हारे लिए नया है, हालांकि तुमने 11th में पढ़ा है इसको थोड़ा सा, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें वहाँ ये बात अच्छी तरह समझ में ना आई हो, तो तुम उसको यहाँ समझ लो। उससे अगला टर्म है वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल। ये भी तुमने 11th में पढ़ा है, पर फिर भी हम एक बार चर्चा करेंगे इसकी। फिर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड है, ये तुम जान चुके हो 11th में, फिर भी मैं बताऊंगा। एनोड, कैथोड, सिमिलरली ये टर्म्स तुमने जाना हुआ है, लेकिन फिर एक बार हम चर्चा कर लेंगे। फिर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये तुमने 10th के फिजिक्स में पढ़ा होगा, 11th के फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। फिर हम इलेक्ट्रोड कॉपर की बात करेंगे, इसकी भी बात कर लेंगे कि इलेक्ट्रोड कॉपर क्या होता है। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हम करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, उसकी क्या ज़रूरत होती है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर कंडक्टिविटी क्या होता है, ये भी हम जानेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होता है। फिर साल्ट ब्रिज की बात करेंगे कि साल्ट ब्रिज क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या होती है, इसको तुम नोट कर लो। फिर हम 1 by 1 इसको बताएंगे तुम्हें। अब यहाँ तुम पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानो कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। एक टाइम था जब जिस देश में जितना आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता था, उस देश को उतना ही डेवलप माना जाता था।
आज के डेट में उस देश को ज़्यादा डेवलप्ड माना जाएगा जिसके यहाँ मैक्सिमम एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी खर्च की जाती होगी, क्योंकि इसका मतलब है कि वहाँ सुख सुविधा इतनी है, वहाँ इतने इंडस्ट्री लगे हुए हैं कि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपने लिए। जैसे हम लोग अभी क्या करेंगे, गर्मी में एसी चला लेते हैं, ठंडे में हम क्या करते हैं, हीटर चला लेते हैं। हम उस टाइम देखते हैं कि हमारे घर का इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आता है। क्यों ज़्यादा आता है? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम की। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? तो ये समझ लो कि ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक वायर है। इस वायर में किसी तरीके से यदि हमने इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना दिया, अगर इस वायर में हमने किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना दिया, तो सपोज कर लो कि इलेक्ट्रॉन अब इधर से इधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो जो और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट होगा इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जस्ट अपोजिट होता है। तो ये आखिर हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करता है तो ये लेफ्ट की ओर भागेगा, अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, और यहाँ पे एक करंट पैदा होता है जिसको हम गर्म करंट कहते हैं, गर्म तार बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ कि अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। वही है इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हमने तुम्हें बोला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होना है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? द हिस्ट्री ऑफ मिस्ट्री इज केमिस्ट्री। अगर कोई रहस्य की बात है तो उसको बहुत तरीके से हम सुलझाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों को हम सुलझा पाते हैं और उसका नाम हम केमिस्ट्री देते हैं। ये एक कहावत में है, राइट। तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे बना? तो इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री, अगर हम रेडॉक्स में देखे थे हमने कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रेड लिया ऑक्स लिया, रेडॉक्स रिएक्शन बता दिया। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन होगा और केमिस्ट्री होगी। एन को हमने हटा दिया, नाम रख दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि रोज रोज नए नाम तो मिलते नहीं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो तुमने एक रिएक्शन देखा होगा, हमने बहुत सारे रिएक्शंस का टाइप तुम्हें बताया था, लेकिन थर्मोडायनामिकली हमने नहीं बताया था। तो थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें हीट एनर्जी लिबरेट होगी, अर्थात वो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो उसमें से हीट एनर्जी निकलेगी, हमें हीट एनर्जी मिलेगी। और एंडोथर्मिक इसका जस्ट रिवर्स हुआ, उसमें हम एनर्जी देंगे उस केमिकल रिएक्शन को, वो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो एंडोथर्मिक हुआ। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता है।
अब जैसे तुमने देखा था कि CuSO4 के सॉल्यूशन में हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाला था और जिंक ग्रेन्यूल्स जिंक सल्फेट में चेंज हो गया था और कॉपर नीचे प्रेसिपिटेट कर गया था। इसका कलर ब्लू था, ये वाइट हो गया था। लेकिन अगर तुमने ये प्रैक्टिकल किया होगा, तुम्हारे टीचर ने ये प्रैक्टिकल करवाए होंगे, तो जब तुम स्टायरिंग कर रहे होते हो रॉड से, तो तुम्हें वो बीकर पहले नॉर्मल होता है, लेकिन धीरे 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 वो हॉट हो जाता है। और कई बार तो इतना हॉट हो जाता है कि तुम्हें कपड़े वगैरह से उस बीकर को पकड़ के रखने होते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ। कॉपर सल्फेट में जिंक को जब हमने डिजॉल्व कराने की कोशिश की, स्टायरिंग की उसको, तो जिंक सल्फेट जैसे जैसे बनता गया वैसे वैसे एनर्जी वहाँ से लिबरेट होती गई, और एनर्जी जैसे जैसे लिबरेट होती गई तो बीकर हॉट होता गया। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। इतना तो तय है कि ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। अब ये हुई एक बात। अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे हीट एनर्जी मिली, डेल्टा H मिला, हीट एनर्जी मिली। अब फर्दर हम कई जगह क्या देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात हम करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, तो एक बीकर लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सेपरेशन उसका स्टार्ट हो जाता है, उसका सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हीट एनर्जी निकल रही है। अब हीट एनर्जी को हम क्या करेंगे, तो इनडायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करेंगे, और वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करेंगे, और जब हम हीट एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करेंगे तो हम उससे बैटरी बनाएंगे, और बैटरी से हमारे ढेर सारे काम होते हैं। गीजर तो नहीं, छोटे मोटे मोटर चल जाते हैं, घर में लाइट हो जाती है, पंखे चल जाते हैं, और अगर बहुत हाई वोल्टेज का बैटरी हम बना लें तो और ढेर सारे काम हो सकते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है, उससे जो हीट एनर्जी निकलती है, उस हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है कि एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अब हमने तुम्हें थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ बताया। यहाँ हमने क्या किया, ये जो हमें हीट एनर्जी मिलती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करा लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट कर देते हैं। तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तुम 1 मिनट सोचो, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। बड़ा साफ है कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे। चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी स्पॉन्टेनियसली, मतलब वो कंटिन्यूस होना चाहिए, एक रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
और ये हुआ हमारा कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसका जस्ट रिवर्स, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं और इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इसमें हमारे दो काम हुए, एक हुआ कि हमने केमिकल एनर्जी को चेंज किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और दूसरा काम हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने कई तरह के केमिकल रिएक्शंस करवाए। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगला टर्म था हमारा वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल। ये क्या होता है? तो वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल, वोल्टा ने, गैल्वेनी ने, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जब दो इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोलाइट में लगाते हैं तो उसमें केमिकल एनर्जी जो रेडॉक्स रिएक्शन से पैदा होता है उसको हम इनडायरेक्टली उस सेल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर लेते हैं। इस तरह का जो सेल होता है उसको हम गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल कहते हैं। समझ में आई बात? यदि हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट में इनडायरेक्ट, नॉट इलेक्ट्रोलाइट, अगर किसी दो केमिकल्स में हमने रेडॉक्स रिएक्शन करवाया और उस रेडॉक्स रिएक्शन को इनडायरेक्टली हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, तो फिर ये जो डिवाइस हुआ इस डिवाइस का नाम गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल बोलते हैं। अगला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो जैसे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया CuSO4 और इसमें हमने कॉपर स्ट्रिप डाल दी या कॉपर रॉड डाल दिया, तो मेटल की एक टेंडेंसी होती है कि ये Cu+ में यहाँ डिजॉल्व होना चाहेगा, और जैसे ही यहाँ पे ये डिजॉल्व होना चाहेगा तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा, तो यहाँ जो Cu+ पहले से है वो यहाँ डिपॉजिट होना चाहेगा। इस तरह एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। तो ये जो कॉपर का स्ट्रिप और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये सिंगल इलेक्ट्रोड हुआ। ये जो व्यवस्था है इसको हम सिंगल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब यहाँ पे ये सिंगल इलेक्ट्रोड हुआ, तो यहाँ पे हुआ क्या, Cu2+ और Cu, इसको हम इलेक्ट्रोड कॉपर बोलते हैं। इलेक्ट्रोड कॉपर, ये इलेक्ट्रोड कॉपर हो गया। सिमिलरली जिंक, ये जिंक इलेक्ट्रोड हुआ, लेकिन इसको हम इलेक्ट्रोड कॉपर बोलेंगे। तो हमने दो बातें तुम्हें बताई, एक तो इलेक्ट्रोड कॉपर क्या होता है
और ये रिएक्शन जब जिंक वाले में होगा तो वहाँ भी एक ये टेंडेंसी होगी, ये जिंक वाले के साथ भी ये टेंडेंसी होगी और ये कॉपर वाले के साथ भी ये टेंडेंसी होगी। तो इस तरह ये जो सॉल्यूशन है मीन्स इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो स्ट्रिप है, इसके बीच एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। क्या हुआ, क्यों डेवलप हुआ? तो सपोज कर लो कि यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ कम इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। अगर सपोज कर लो कि ये ज़्यादा हो गया तब भी एक डिफरेंस होगा। तो एक जो हमने स्ट्रिप डिप की और जो हमने उस मेटल का, उस मेटल रॉड का जो आयन लिया सॉल्यूशन में, उस दोनों के बीच एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है, एक पोटेंशियल आता है जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब सेम सिस्टम अगला है हमारा एनोड। एनोड क्या होता है? ये तुमने एक बीकर लिया, बीकर में तुमने एक सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया, सपोज कर लो कि ZnSO4 ही डाला तुमने या CuSO4 डाला। अभी हम सिंगल लेते हैं। अगर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बता चुका हूँ, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा पीछे से आ रहा है वो कॉपर सल्फेट आ रहा है। कॉपर सल्फेट आ रहा है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे जिंक स्ट्रिप हमने लिया था, उसको डिजॉल्व कराया था, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ये जिंक है। जिंक क्या करता है कि Zn2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज करता है, जो मैं तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन में बता चुका हूँ कि यहाँ पे इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उसको हम एनोड बोलेंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उसको हम एनोड बोलेंगे। अब अगर हमारे पास दूसरा बीकर हो और इसको हम किसी सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दें, यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ भी डाल दें, फिलहाल सपोज कर लो, तो क्या होगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रोड बना, इसको हम सॉल्ट ब्रिज से जोड़ भी देंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रोड डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cus में चेंज होता है। Cus में ये चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रोड होगा उसको हम ये एनोड हुआ, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ उसको एनोड बोलेंगे, और जहाँ पे रिडक्शन हुआ, उसको हम कैथोड बोलेंगे। यहाँ तुम 2 चीज़ें देख लो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसको हम एनोड बोलेंगे। और यहाँ पे कैथोड पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन ने ले लिए और कॉपर में चेंज हो गया, कॉपर के रूप में प्रेसिपिटेट कर गया, ये कैथोड बोलेंगे इसको हम। अब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में अगर सोचें
तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर जा रही है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रॉड में प्रवेश करेगी उसको हम एनोड बोलेंगे, और जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आउट करेगी, बाहर निकलेगी, उसको हम कैथोड बोलेंगे, उसको हम कैथोड बोलेंगे। अब हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये हमारा साल्ट ब्रिज है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एनोड था, एनोड, यहाँ पे हमारा कैथोड है। हमने बताया कि ये अगर Cu के Cu+2, ये CuSO4 है, ये कोई सॉल्यूबल साल्ट होना चाहिए। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट है। सिमिलरली यहाँ भी सॉल्यूबल साल्ट होना चाहिए। जैसे सपोज कर लो कि हमने ZnSO4 ले लिया, ये Zn इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। हमने तुम्हें बोला था कि इस दोनों के बीच एक ये इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। इस दोनों के बीच भी एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, और उस इक्विलिब्रियम के बीच यहाँ भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन निकला, नहीं निकला तो ये यहाँ गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो डिफरेंस होगा उससे तो हमारा सेल बनेगा, और जो आपस में ही इसका डिफरेंस था, मीन्स इसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में और इस वाले रॉड में, स्ट्रिप में जो एक डिफरेंस था, इलेक्ट्रॉन आया था, वो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको हमने बोला था। और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बना, हमने इसको जोड़ दिया। ये जोड़ने के बाद और इधर से सॉल्ट ब्रिज से इसको सर्किट कंप्लीट कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर दिया। तो जब हमने सर्किट इसका कंप्लीट कर दिया तो ये एक गैल्वेनिक सेल बन गया, जो हम तुम्हें अभी बताएंगे कि ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। तो ये क्या हुआ, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोड लिया, और उसके बाद हमने इसको बताया तुम्हें कि इलेक्ट्रोड क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ। और जब हमने इसको एक सर्किट पूरा कर दिया तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाएगा। एक से जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी तरफ से जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलेगा, जिसके वजह से इसमें हमें करंट मिलेगा, और वो हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे तो हमें दिखेगा कि हाँ अब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अब ये जो यहाँ से यहाँ करंट इलेक्ट्रॉन गया और इधर से इधर करंट आया, तो ये जो दो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच
अब एक फोर्स आती है जो इलेक्ट्रॉन को ड्रैग इधर किया और करंट को ड्रैग इधर किया, इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो करंट को एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक ले जाता है। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट एक जगह से दूसरे जगह जो फ्लो हो रहा है, ये जो फोर्स है इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अगला टर्म था हमारा वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल। तो अब ये देख लो, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड है। तो ये एक डिवाइस है गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल भी इसको हम बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड को यूज करके हम इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त करते हैं, पाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। इसको हम दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए सेल which use the energy of redox reaction indirectly to get electric current। ये एक डिवाइस है, दिस इज a device which use the chemical energy by the method of redox, by the indirect method of redox reaction, and we get electric current, that is a galvanic or voltaic cell। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसको बोलेंगे, हमने बोला था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, ये करंट हम पास करते हैं। तो द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड फॉर ए केमिकल रिएक्शन, इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड फॉर ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब दोनों जस्ट डिफरेंस है। गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में हम केमिकल रिएक्शन का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन माने केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और इससे हम ढेर सारे मेटल को सेपरेट कर लेते हैं। ढेर सारे गैसेज जो ऑर्डिनरीली ऐसे नहीं मिल पाते हमें, हम बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस उसको रिसीव कर लेते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये बेनिफिट है हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, और गैल्वेनिक सेल का ये बेनिफिट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बता दिया, इलेक्ट्रोड कपल बता दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बता दिया, सॉल्ट ब्रिज और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे तुमने देखा हमने सॉल्ट ब्रिज लिया, क्यों लिया? क्योंकि ऊपर तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया, लेकिन इस बीकर से इस बीकर को जोड़ने के लिए तो जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक तो करंट फ्लो नहीं करेगा, जो जहाँ पे है वो वहीं रुका रहेगा। इसीलिए हम यहाँ एक सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। ब्रिज मतलब दो पॉइंट को जोड़ने वाला, ब्रिज का मतलब दो पॉइंट को जोड़ने वाला।
और सॉल्ट मतलब यहाँ पे हम केमिकल्स लेते हैं जिसमें पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन होता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है। और जैसे ही हम उस सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, तो हम मोस्टली पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट को अगर मैं एक ख़ास टेम्परेचर तक ले जाके जेली टाइप बना लेते हैं और उसको हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज में डालते हैं। सॉल्ट ब्रिज हमारा कंप्लीट होता है। जो पोटेशियम क्लोराइड यदि है तो पोटेशियम और क्लोराइड आयन दोनों एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा और ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये हुआ सॉल्ट ब्रिज का काम। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, तो यहाँ पे यदि हम सॉल्ट ब्रिज ना लगाएं तो ये कंडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, केमिकल का यूज़ किया और उसके सहारे हम इलेक्ट्रिक करंट इधर से उधर ले जा पा रहे हैं। हम अपने सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ वाइड में क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, वो भी एक कंडक्शन है। कंडक्शन मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जाना बगैर उस मटेरियल को हटे हुए। इसमें मटेरियल वहीं का वहीं रहा, लेकिन वो कंडक्शन हो गया। यहाँ पे आयंस के थ्रू कंडक्शन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और इसको जब ये हम फिजिक्स के तरीके से समझेंगे तो मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। इसको हम फिजिक्स के तरीके से ही समझेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी तो हीट का भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, करंट उसके जस्ट अपोजिट जा रहा है। और ये जो फोर्स है, ये जो जिस फोर्स से चल रहा है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और ये जो कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कंडक्टिविटी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमने तुम्हें पहले बता दिया। अब तुम्हें आसानी होगी समझने में। इस चैप्टर को जब हम आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे 1 बाय 1, तो अब एक तो क्लास मिस नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। अगर अच्छा ना लगे तो अपने कमेंट्स हमें भेज देना कि आपकी हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, तो फिर हम उसको तुम्हारे तरीके से समझाएंगे। थैंक्स टू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लास।